हमारे पास मार्केटिंग मिक्स के कितने पीस थे? 4 पीस थे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हम ऑलरेडी प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, हम प्राइस मिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको प्लेस मिक्स भी कहते हैं। मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हो या प्लेस मिक्स लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि आपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर ली, नाम डिसाइड कर लिया, आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रैपर के ऊपर प्रोवाइड कर दी, उसका रैपर भी डिजाइन करना देख लिया कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। आपने उसकी प्राइस भी डिसाइड करना सोच लिया कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं एज अ मार्केटर, तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। हमारा सामान फैक्ट्री में बना रखा है, उस बने हुए सामान को हमें कहां तक पहुंचाना है? मार्केट तक पहुंचाना है। यानी कि मैन्युफैक्चरर से सामान कंज्यूमर तक पहुंचा जाएगा। तो वो कैसे पहुंचा जाएगा, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, वो सब हमें बताता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे हम कहते हैं प्लेस मिक्स, ठीक है। तो व्हाट इज प्लेस मिक्स? इट इज कंसर्न्ड विथ मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट राइट प्लेस। यहां पर सबसे बड़ी चीज इसकी यही है कि प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताता क्या है? ये उन सारे डिसीजन से रिलेटेड है, उन सब चीजों से रिलेटेड है जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने गुड्स और सर्विसेज को सही जगह पर पहुंचाना है, इवन सही टाइम पर, सही क्वांटिटी पे पहुंचाना भी है, ठीक है। लेकिन प्लेस यहां पर मेन पॉइंट है। अब यहां पर जब आप डिसीजन लेते हो तो आप 2 तरीके के डिसीजन लेते हो। कौन कौन से डिसीजन आप यहां पे लेते हो? सबसे पहला है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि आपके गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाए जाएंगे। सामान आपने बना रखा है। अब देखो, हम भी अगर हैं, हम एक कंज्यूमर है, हम जो सामान खरीदने के लिए जाते हैं, अपने डेली आइटम जो हम खरीदते हैं, क्या हम फैक्ट्री से जाकर खरीद के आते हैं क्या? नहीं, हम अपने जो आसपास में रिटेल शॉप्स होती है, हम वहीं से जाकर उस सामान को खरीद के लेकर आते हैं। तो प्लेस मिक्स हमारे इसी चीज को ध्यान में रखता है कि किस तरीके से गुड्स का फिजिकल मूवमेंट होगा, किस तरीके से सामान कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाएगा। तो पहला डिसीजन ही आपको यही लेना है रिगार्डिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि किस तरीके से जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर से कहां तक पहुंचाए जाएंगे? कंज्यूमर्स तक, ठीक है। दूसरा डिसीजन, कौन पहुंचाएगा? गुड्स अपने आप चल के तो जाएंगे नहीं, कोई ना कोई तो मीडियम होगा जिसके थ्रू हम अपने सामान को पहुंचाएंगे उन तक। तो उसके लिए हमें डिसीजन लेना होता है रिगार्डिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको हम इंटरमीडियरीज के नाम से जानते हैं। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है द मिडल मैन, यानी कि वो लोग जो प्रोड्यूसर से सामान उठाएंगे और कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे। अब वो कौन कौन से इंटरमीडियरीज होते हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है प्लेस मिक्स, वो क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट, अब ये जो मैं बोल रही हूँ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो एक तरीके की एजेंसी है। ये एक सेट ऑफ फर्म हो सकती है या सेट ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकती है। लिखा है दैट टेक द टाइटल और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल क्या है? टाइटल हेडिंग। आप जिसको यहां पर टाइटल कहते हो, हमारे बिजनेस लैंग्वेज में या बिजनेस लॉ में उसे बोलते हैं ऑनरशिप। यहां पर जो टाइटल है, टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप को ट्रांसफर करना। तो जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, मैन्युफैक्चरर से वो सामान होलसेलर ने खरीदा, तो खरीदे का मतलब क्या है कि ऑनरशिप मैन्युफैक्चरर से अब किसके पास ट्रांसफर हो चुकी है? होलसेलर्स के पास। ये तो हो गया ट्रांसफर द टाइटल, यानी कि उसने अपने नाम पर टाइटल ट्रांसफर कर लिया, ऑनरशिप ले ली है। या वो असिस्ट करते हैं। असिस्ट का मतलब कि उन्होंने सामान उठाकर आगे कंज्यूमर को बेच दिया, अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ आपको असिस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे टाइटल को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों का सेट है, उन फर्म्स का सेट है जो ऑनरशिप को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर रही है, जो प्रोड्यूसर से ऑनरशिप को कहां तक लेकर जा रही है? कंज्यूमर्स तक, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट को कंज्यूम तो कंज्यूमर्स नहीं करना है ना, ठीक है। तो इस सब प्रोसेस में काम कौन कर रहा है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल को हम 0 लेवल भी कहते हैं। देखो, जितना लेवल होगा, लेवल ही डिसाइड करेगा द नंबर ऑफ मिडल मैन। मैं जो भी लेवल बोलूंगी दैट मीन्स उसमें उतने ही इंटरमीडियरीज है। जैसे कि मैंने यहां पर बोला 0 लेवल, तो यहां पे कितने इंटरमीडियरीज होंगे? 0, एक भी नहीं। मैन्युफैक्चरर से सामान सीधे किसके पास आ रहा होगा?
कंज्यूमर्स के पास आ रहा होगा, ठीक है। सो डायरेक्ट चैनल और जीरो चैनल सबसे सिंपल और सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। इट्स अवेलेबल डायरेक्टली टू द कस्टमर, यानी कि ये सामान को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स है कोई बीच में, सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान कंज्यूमर्स के पास आ रहा है। बाटा है, पीसी ज्वेलर्स, जितने भी ये ज्वेलरी शॉप्स चला रहे हैं लोग, जो भी आपके ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप्स हैं, क्या इनके बीच में कोई मिडल मैन है? जितने भी एक्सपेंसिव और बल्कि प्रोडक्ट्स होंगे उसमें आप देखना सीधे सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास ही जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जीरो लेवल है, यानी कि जहां पर मैन्युफैक्चरर से सामान कहां पर जा रहा है? सीधे कंज्यूमर के पास, कोई भी मिडल मैन बीच में नहीं है। दूसरा है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। मैंने क्या बोला अभी? लेवल बताएगा द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, द नंबर ऑफ मिडल मैन। अगर मैंने बोला 1 लेवल है तो कितने मिडल मैन होंगे? 1। अगर मैंने बोला 2 लेवल है तो कितने मिडल मैन होंगे? 2। 3 लेवल में 3। तो जैसे कि हमारे पास 1 लेवल है, तो 1 लेवल का मतलब है कि बीच में आपके पास एक मिडल मैन आया जिसका नाम क्या है? रिटेलर। मैन्युफैक्चरर से सामान रिटेलर पे आया है, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। अब आप कार खरीदने जाते हो, कार हम जब खरीदने जाते हैं तो उनके अपने एस्टैब्लिश्ड, अपने खुद के सेलिंग रिटेल आउटलेट्स होते हैं। तो जैसे कि मारुति उद्योग या जितने भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो जनरली 1 लेवल का इस्तेमाल करती हैं, सामान बनाती हैं, अपने रिटेल आउटलेट्स में देती है, वहां से कंज्यूमर्स खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है। सेकेंड इज 2 लेवल। अब 2 लेवल में देखो 2 मिडल मैन आएंगे। अब उन 2 मिडल मैन का नाम क्या है? एक तो है आपका W से यहां पर होलसेलर्स, और R से कौन है ये हमारा? रिटेलर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर से सामान जा रहा है होलसेलर्स के पास, होलसेलर से सामान जा रहा है रिटेलर्स के पास, और रिटेलर से सामान जा रहा है किसके पास? कंज्यूमर्स के पास। अब ऐसा जनरली आप कहां करते होगे? आपको 2 मिडल मैन की जरूरत, देखो जब भी हमें वाइड रेंज कवर करनी है ना, जब भी हमें बहुत सारे लोगों को कवर करना है, तब हम ज्यादा मिडल मैन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप कंज्यूमर गुड्स में डील करोगे, जैसे कि हम जो डेली के आइटम्स खरीदते हैं, सोप है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, ऑयल है, राइस है, व्हीट है, जब भी हम कंज्यूमर गुड्स की बात करेंगे तो जनरली हम 2 लेवल ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 3 लेवल। 3 लेवल में इसका मतलब है 3 आ गए हमारे पास मिडल मैन। अब 3 कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरर, अब यहां पर आता है अपना एक खुद का एजेंट, एजेंट के बाद आते हैं होलसेलर्स, होलसेलर्स के बाद रिटेलर्स, और रिटेलर के बाद हमारा कंज्यूमर। कितने मिडल मैन है इसके अंदर? 3। कौन कौन से? एजेंट, होलसेलर, देन रिटेलर, ठीक है। अब आप इस वाले लेवल का इस्तेमाल कब करते होगे? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो जब भी हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं लेवल, तो ये जो एजेंट होते हैं, ये क्यों होते हैं एजेंट? हम अपने खुद के एजेंट जो है यहाँ पर अपॉइंट करते हैं ताकि वो अलग अलग होलसेलर्स के साथ डील कर सके। तो जब हमारी प्रोडक्ट लाइन लिमिटेड है, सामान तो कम है, हम बहुत ज्यादा सामान नहीं बेचते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स में हम डील नहीं करते हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट वाइड मार्केट को कवर करता है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल बहुत जगहों पर होता है। सामान तो कम है लेकिन प्रोडक्ट बहुत जगह पर इस्तेमाल होता है, बहुत सारे कंज्यूमर्स तक हमें उस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो हम 3 लेवल इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? टाइप ऑफ चैनल कितने तरीके के हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब 0 लेवल, एक भी मिडल मैन नहीं है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास जा रहा है। इनडायरेक्ट में हमारे पास 3 लेवल आ जाते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। 1 लेवल में हमारे पास एक रिटेलर है बस एज अ मिडल मैन, 2 लेवल में 2 आ जाते हैं, होलसेलर और रिटेलर, और 3 लेवल में एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस मिक्स के अंदर एक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप किन किन चीजों को इन्वॉल्व करते हो, आप डिसीजन ले रहे हो, किन किन चीजों से रिलेटेड ले रहे हो, किन किन चीजों को आप ध्यान में रखोगे, क्या क्या एलिमेंट्स जुड़े हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, हम उस बारे में अब पढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग बेसिकली होता क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है रिसीट ऑफ ऑर्डर एंड द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर। देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है टाइम गैप, किसके बीच का टाइम गैप? कि हमें कब तो ऑर्डर रिसीट हुआ, कब हमें वो ऑर्डर मिला, और उसकी डिलीवरी हमने कब पहुंचा दी है। आप खुद बताओ, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो हमारे ऑर्डर को डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा दिन लेती है,
कुछ तो ऐसी वेबसाइट है जो 2 से 3 दिन में हमें डिलीवरी कर देती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो 7 to 8 बिजनेस डेज लेती हैं, कई बार डिलीवरी और भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। तो क्या ऐसी वेबसाइट से आप सामान लेना पसंद करोगे? नहीं, आप अवॉइड करोगे। बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी है, कहीं और से वो सामान नहीं मिल रहा तो आप वहाँ से खरीदोगे। दूसरी बात, अगर आपने किसी वेबसाइट से सामान मंगवाया ऑनलाइन और आपके पास वो सामान रॉन्ग क्वांटिटी में आया, या तो सामान गलत आया या रॉन्ग क्वांटिटी में आया, तब भी क्या आप उस जगह से सामान खरीदोगे? नहीं। दैट मीन्स उस कंपनी को अपने ऑर्डर प्रोसेसिंग पे काम करना चाहिए। तो एक अच्छा ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही होता है जिसका ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है स्पीडली और एक्यूरेटली। यानी कि अगर टाइम से, सही टाइम पर और सही सामान अगर हमें मिल रहा है, सही टाइम पर और सही सामान हमें मिल रहा है, वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ वो एक अच्छा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या कहता है, दैट अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड द स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर। स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा जो सामान है अपने कस्टमर तक हम टाइम से पहुंचाएं और एक्यूरेटली पहुंचाएं। तो देखो अगली लाइन भी वही है कि अगर एब्सेंस होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, करेक्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग का अगर एब्सेंस होता है तो द गुड्स विल रीच टू द कस्टमर लेट। जो गुड्स हैं वो लेट पहुंचेंगे हमारे कस्टमर्स तक, और ऐसा भी हो सकता है कि आप रॉन्ग क्वांटिटी में पहुंचाओ। तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस बात को इंश्योर करता है कि सही समय पर हमारे कस्टमर तक सामान पहुंचे और सही स्पेसिफिकेशन वाला पहुंचे, सही क्वांटिटी में पहुंचे, जैसा हमने बताया था वैसा ही पहुंचे। ठीक है, सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज द मीन्स ऑफ कैरिंग द गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। अभी भी हम बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मीन्स है, मीडियम है कि कैसे आपका सामान प्रोडक्शन की जगह से उस जगह तक पहुंचेगा जहां पे उस सामान को बेचा जाएगा। वही वाली बात, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से मतलब क्या है यहाँ पे हमारा फैक्ट्री, और पॉइंट ऑफ सेल से हमारा मतलब क्या है यहाँ पर मार्केट, कि भाई फैक्ट्री से मार्केट तक सामान कैसे पहुंचाया जाएगा उस बारे में हम जो डिसीजन लेते हैं वो कहाँ जाके लेते हैं, कौन सा डिसीजन है वो, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या है, अब देखो सामान आपने बना लिया है बट जरूरी थोड़ी है कि वो बनाने के बाद आज के आज ही बिक जाएगा। एक टाइम होता है ना कि हमारी सप्लाई अराइज हुई और उसकी डिमांड कब अराइज हो रही है, तो हमें सामान को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होता है। सो वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग। सिर्फ स्टोर ही नहीं करना, असॉर्टिंग द प्रोडक्ट्स। असॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, असॉर्ट कैटेगरीज। भाई देखो एक ही सामान थोड़े ना बनाते होगे आप, अलग अलग तरीके के सामान बनाते होगे, तो स्टोर भी करना है उसको, असॉर्ट भी करना है। क्यों? एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने जा रही हूं, क्रिएटिंग द टाइम यूटिलिटी। अभी बोर्ड एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, जो अभी बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं उसमें 6 मार्क्स में ये कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने थे केस स्टडी के अंदर। जो कंपोनेंट्स थे ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग, ये 3 आइडेंटिफाई करके इनको एक्सप्लेन करना था। 2-2 नंबर का 1 पॉइंट था। तो उसमें ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं तो यही कुछ लाइंस वहां पर छिपी हुई थी जिससे आइडेंटिफाई आप कर सकते थे। तो ये जो मैंने वर्ड बोला ना भी टाइम यूटिलिटी, कि वेयरहाउसिंग टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करता है कि जिस टाइम पर डिमांड अराइज होगी, अगर हमने वेयरहाउस मेंटेन कर रखा है, हमने ऑलरेडी सामान बनाकर अपने वेयरहाउस में रखा हुआ है, तो जैसे ही नीड अराइज होगी, जैसे ही मार्केट में डिमांड आएगी, सही टाइम पर हम सामान पहुंचा देंगे। तो वेयरहाउसिंग ने क्या अश्योर किया, टाइम यूटिलिटी, राइट टाइम के बारे में बताता है। हम कहते हैं ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम। तो ये राइट टाइम है, ये राइट प्लेस है, ये राइट क्वांटिटी है। मिल गए तीनों एलिमेंट्स हमें यहीं पर। अब जो हमारा लास्ट है, अच्छा एक और बात इसके बारे में हम पढ़ लें, लार्जर द नंबर ऑफ वेयर हाउस लेस टाइम टेकन टू सर्व द कस्टमर। वही वाली बात कि जितने ज्यादा वेयर हाउसेज आप मेंटेन करके रखेंगे उतना ही कम समय लेंगे आप अपने कस्टमर्स को सर्विस देने में, क्योंकि आप टाइम से उनको गुड्स डिलीवर कर देंगे, क्योंकि आपके पास बना रखा है, आपने अपने गोडाउन में स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, लास्ट डिसीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। इन्वेंट्री क्या होता है हमारे लिए, स्टॉक। अब उसको कंट्रोल भी करना होता है। देखो क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल में हम अपने आप में 4 चीजों को देखते हैं। क्या? पहली चीज है द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। आप अपने कस्टमर को किस लेवल की सर्विस देना चाहते हो।
अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर जैसे ही आपके पास आए आप तुरंत उसको सेटिस्फाई कर दो, तुरंत सामान दे दो, क्योंकि देखो अगर हम खुद भी हैं, मैं एक दुकान पर जाती हूँ, जब भी मैं उस दुकान पर सामान लेने जाती हूँ ना, वो कहते हैं आज नहीं है कल मिल जाएगा। ऐसा एक बार नहीं, मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ, तो शायद थर्ड टाइम मैं उस दुकान पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यार टाइम से मुझे सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, अच्छी सर्विस ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करते। वो क्या करते हैं, जब कस्टमर आता है तब मंगवाते हैं, तब देते हैं। तो ऐसे रिटेलर के पास ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मेरे को तो नहीं पसंद आया। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपका लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस हाई है, आप चाहते हो आप हाई लेवल ऑफ सर्विस अपने कस्टमर को दो, तो भाई पहले से ही हायर इन्वेंट्री आप मेंटेन भी रखो, हाई मेंटेन रखो। दूसरा है द एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, इसको हम कह सकते हैं द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल फोरकास्ट। देखो हर जगह पर ना प्लानिंग होती है, फोरकास्टिंग हर जगह पर होती है, जहां भी प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, या जहां भी मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, वहाँ फोरकास्टिंग होती है। हम पहले से कुछ अनुमान लगाते हैं कि कितनी सेल आ सकती होगी, कितनी डिमांड आ सकती होगी। तो अगर आपका डिग्री ऑफ सेल फोरकास्ट यानी कि आपका जो अनुमान है, आपको लगता है, आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि आपका अनुमान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, हाई डिग्री है उसकी, यानी कि जो आप फोरकास्टिंग करते हो लगभग उसी के आसपास आपको सेल्स देखने को मिलती है। तो आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करेंगे, जितना आपने अनुमान लगाया होगा उस हिसाब से। जैसे आपको लगता है कि 1000 यूनिट की डिमांड आ सकती है, तो आप 1100 मेंटेन करोगे, 100 एक्स्ट्रा रखोगे, 2000 एक्स्ट्रा नहीं रखोगे, आपने 100 एक्स्ट्रा रख ली, ठीक है, जैसा तो कितना बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका जो लेवल ऑफ या डिग्री ऑफ फोरकास्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता है, आपने सोचा था 1000, 500 ही आई सकती डिमांड, तो यहाँ पे तो आपको नुकसान भी है ना, यहाँ पे पहले से इन्वेंट्री इतनी मेंटेन कर लिया, आपने सोचा था 1000, डिमांड आ गई 2000, तो पहले से ही हाई डिग्री ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करोगे, हाई लेवल मेंटेन करके चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड करना। मैं अगर आज डिमांड आती है, मुझे लग रहा है कि सेल्स के लिए डिमांड आने वाली है, तो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन, अपने एजेंट्स को, अपने होलसेलर को या रिटेलर को बोला कि हमें सामान चाहिए, मैं आज बोलती हूँ तो मुझे 15 दिन बाद देते हैं। तो ऐसे में तो भाई मैं पहले से मेंटेन करके रखूँगी अपने पास इन्वेंट्री, क्योंकि मुझे पता है कि 15 दिन बाद मेरे को सामान मिलता है। बट अगर मुझे पता है कि मैं आज कॉल करती हूँ कल मेरे पास सामान आ जाता है, तो मैं पहले से क्यों मेंटेन करके रखूँ, पहले से मेंटेन नहीं करूँगी। तो रिस्पॉन्सिवनेस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहता है कि अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कि जैसी एडिशनल डिमांड आती है अचानक से, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको एकदम आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, वो समय लेता है, तो भाई पहले से अपनी एडिशनल डिमांड के लिए प्रिपेयर रहो, पहले से आप अपनी हाई इन्वेंट्री मेंटेन रखो, पहले से गोडाउन में सामान रखो, ठीक है। लास्ट, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। भाई सामान गोडाउन में रख रहे हो, इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो, तो बहुत सारा पैसा खर्च भी तो करना पड़ता होगा। क्या क्या कॉस्ट होती होगी इन्वेंट्री? पहले तो वेयरहाउसिंग कॉस्ट यानी कि होल्डिंग कॉस्ट उसे कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट भी होती है। कैरिंग कॉस्ट मतलब गोडाउन में सामान रखा है, खराब भी तो हो सकता है, चोरी भी तो हो सकता है, इसे कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। कैरिंग कॉस्ट है आपका बहुत सारा पैसा टाइड अप हो गया है, पहले से आप सामान को खरीद के रख रहे हो तो आपने पैसा तो लगा दिया ना उसमें, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपकी थी। तो देखो इन्वेंट्री को रखने की बहुत सारी कॉस्ट होती है। तो अब अगर आपको लगता है कि आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हाई है, तो भाई ऐसे में आप लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, हम इन्वेंट्री होल्ड कर सकते हैं, तो आप हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स थे। 4 कंपोनेंट्स में पहला क्या था हमारा, ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा वेयरहाउसिंग और फोर्थ इन्वेंट्री कंट्रोल। जहां ऑर्डर प्रोसेसिंग कहता है कि टाइम से सही क्वांटिटी में सामान पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन कहता है कि किस तरीके से सामान फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वेयरहाउसिंग कहता है कि क्योंकि डिमांड और सप्लाई में एक टाइम गैप होता है, तो सही समय पर कस्टमर तक सामान पहुंचे सही टाइम पर, क्योंकि टाइम यूटिलिटी देता है, तो इसलिए हम वेयरहाउसिंग मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल कहता है कि सोच समझ के इन्वेंट्री को होल्ड करना है। तो 4 चीजों को आप ध्यान में रखते हो। अगर आपको अच्छी सर्विस देनी है तो ज्यादा इन्वेंट्री रखोगे, अगर आपकी फोरकास्ट अच्छी है तो कम इन्वेंट्री रखोगे और वाइस वर्सा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको लेट रिस्पॉन्ड करता है, सही टाइम पर आपको एडिशनल डिमांड नहीं पूरी करके देता है, तो आप पहले से इन्वेंट्री मेंटेन रखते हो। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को देखते हो अगर आप, तो अगर हाई कॉस्ट है तो कम इन्वेंट्री रखोगे, लो कॉस्ट है तो हाई इन्वेंट्री रख सकते हो। सिर्फ इतना ही आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस मिक्स में करना है। जो एक और टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका ओमिटेड है इस साल।